हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं मनरेगा अधिनियम 2005 रोज़गार गारंटी कानून के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना अकुशल या अर्धकुशल व्यक्ति या परिवार के रोज़गार देने के उद्देश्य से संचालित है। मनरेगा योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, पहली बात। दूसरा चीज़, यह जो योजना है वह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। इसका उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत अकुशल या अर्धकुशल लोगों को या उनके परिवार को रोजगार प्रदान करना, उनकी क्रय क्षमता शक्ति को बढ़ाना। इस अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया था और 7 सितंबर 2005 को प्रकाशित किया गया। 3 चरणों में इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया। 2 फरवरी 2006 को प्रथम चरण में इसे देश के 200 जिलों में लागू किया गया था। उस समय छत्तीसगढ़ राज्य से 11 जिले इस योजना के तहत शामिल थे, इस योजना के अंतर्गत शामिल थे। द्वितीय चरण आपका 1 अप्रैल 2007 को 130 जिलों में लागू किया गया देश के, जिसमें राज्य से 4 जिले शामिल थे। उसी प्रकार 1 अप्रैल 2008 को इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया और 2 अक्टूबर 2009 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट किया गया। नरेगा से नाम परिवर्तित कर किया गया मनरेगा। क्रियान्वयन विभाग कौन सा है? तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवार के अकुशल या अर्धकुशल लोगों को रोजगार देना। नरेगा अधिनियम कब पारित हुआ? 25 अगस्त 2005 को। प्रकाशित कब हुआ? 7 सितंबर 2005 को। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देश के 200 जिलों में इसको लागू किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से 11 जिले शामिल थे। द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2007 देश के 130 जिलों में इस योजना को लागू किया। इस समय छत्तीसगढ़ राज्य से इसमें 4 जिले शामिल थे। तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में इस योजना को लागू किया गया। इस समय छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या थी वह 16 थी। 2 अक्टूबर 2009 को योजना का नाम परिवर्तित किया गया, नरेगा से किया गया मनरेगा। प्रथम चरण में जब देश के 200 जिलों में इस योजना को अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश से 2 फरवरी 2006 को जब लागू किया गया, उस समय आपका सरगुजा संभाग से 3 जिले थे, कोरिया, सरगुजा और जसपुर। इसी प्रकार बिलासपुर संभाग से 2 जिले थे, रायगढ़, बिलासपुर। रायपुर संभाग से 1 जिला था, धमतरी। दुर्ग संभाग से 2 जिला था, कवर्धा और राजनांदगांव, तथा बस्तर संभाग से 3 जिला था, कांकेर, दंतेवाड़ा और बस्तर। दूसरे चरण का जब आगाज़ किया गया 1 अप्रैल 2007 को, उस समय देश के 130 जिलों में इस योजना को लागू किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से 4 जिले शामिल थे। इस प्रकार से द्वितीय चरण में कुल मिलाकर 15 जिलों में यह योजना संचालित रही। तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 को जब पूरे देश में इस योजना को लागू किया गया, उस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की जो संख्या थी वह 16 थी। मनरेगा जो योजना है वह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है या उसके अधीन आता है यह योजना। तो यह जो कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जहाँ की जनसंख्या पूर्णतः 100% नगरीय है, वहाँ पर यह योजना लागू नहीं होगी। या कोई वर्तमान में ग्राम पंचायत है, अगर उसको भविष्य में नगरीय निकाय का दर्जा प्राप्त हो जाता है, जैसे कि नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम, तो वहाँ पर यह योजना स्वतः समाप्त हो जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान है मनरेगा अधिनियम 2005 में। साथ ही वन पट्टा धारक को 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान वर्ष 2013 से किया गया है, जिसमें 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार व्यय का वहन राज्य सरकार करती है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 200 दिनों के रोजगार का प्रावधान किया गया है, जिसमें 100 दिनों के अतिरिक्त रोजगार व्यय का वहन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामान्य क्षेत्रों में 90 दिनों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिनों के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान है गृह निर्माण के लिए। रोजगार के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो रोजगार के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। इसके लिए उस व्यक्ति या संबंधित परिवार के पास एक जॉब कार्ड होना चाहिए। यह जॉब कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। भले ही वह व्यक्ति कहीं भी कार्य कर रहा हो, अगर व्यक्ति चाहता है कि वह इस योजना का लाभ ले या उसको काम की ज़रूरत है, तो वह इस योजना के तहत मजदूर के रूप में, अकुशल मजदूर के रूप में कार्य की मांग कर सकता है। कार्यक्रम में 1/3 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। ऐसी महिलाएं जो परिवार के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा रोजगार पाने हेतु आवेदन करती हैं, तो उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यदि पंजीकृत परिवार का अपंग व्यक्ति भी रोजगार के लिए आवेदन करता है, तो उसकी क्षमता व योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसे रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि यह एक रोजगार गारंटी कानून है। जॉब कार्ड क्या होता है? जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। जब व्यक्ति या संबंधित परिवार ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड के लिए आवेदन करता है, तब यह जॉब कार्ड जारी किया जाता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति या उसके परिवार को ग्राम पंचायत का स्थायी सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही उसे ग्राम पंचायत में अपना तथा अपने पूरे परिवार का विवरण देना होता है। इस प्रकार से जॉब कार्ड संबंधित व्यक्ति और परिवार के लिए जारी किया जाता है, जिसके आधार पर वह व्यक्ति मनरेगा योजना के तहत रोजगार की मांग करता है। ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य है कि आवेदन प्राप्ति के तारीख से 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी किया जाए। जॉब कार्ड की वैधता 5 सालों के लिए होती है, जिसे सत्यापित करा करके पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है। आवेदन के बाद भी जॉब कार्ड न प्राप्त होने पर व्यक्ति या परिवार क्या कर सकता है? वैसे तो व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने पर 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी कर दिया जाता है। लेकिन जब किसी कारणवश संबंधित व्यक्ति या परिवार के लिए जॉब कार्ड न जारी किया गया हो, तो सर्वप्रथम वह ग्राम पंचायत मुखिया सरपंच से इसके लिए अपील कर सकता है। सरपंच महोदय 1 हफ्ते के भीतर उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। किसी कारणवश यदि वह सरपंच के निर्णय से असंतुष्ट रहता है, तो वह जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी से अपील कर सकते हैं। वह जनपद स्तर पर संबंधित अधिकारी उसके समस्याओं का समाधान 7 दिनों के भीतर करेंगे। यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है या वह जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो वह कार्यक्रम अधिकारी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत सीओ में अपील कर सकते हैं, जहां पर 7 दिन के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आवेदन के बाद भी जॉब कार्ड न प्राप्त होने पर व्यक्ति या परिवार क्या कर सकता है? तो पहली बात, ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच से अपील करें, 7 दिन के भीतर निराकरण होगा।
सरपंच के निर्णय से असंतुष्ट होने पर आप जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी से अपील कर सकते हैं। 7 दिन के भीतर आपकी समस्या का निवारण होगा। इससे भी असंतुष्ट हैं तो आप अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत सीओ से अपील करते हैं और 7 दिन के भीतर आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। मतलब ग्राम पंचायत में सरपंच, जनपद पंचायत में आपका कार्यक्रम अधिकारी और जिला पंचायत में आपका अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक से अपील कर सकते हैं, क्योंकि जिला कार्यक्रम समन्वयक तो जिला कलेक्टर होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यदि आपके लिए जॉब कार्ड जारी नहीं किया जाता है तो आप तात्कालिक रूप से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं या उच्च स्तर पर इसकी अपील कर सकते हैं। किन परिस्थितियों में जॉब कार्ड रद्द किए जा सकता है? आपके द्वारा रोजगार के लिए जॉब कार्ड के लिए आपने ग्राम पंचायत में आवेदन किया, 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत द्वारा आपको जॉब कार्ड जारी किया गया है तो वह 5 सालों के लिए मान्य होता है, जिसे पुनः सत्यापित कर नवीनीकृत किया जाता है। लेकिन उस जॉब कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है यदि आपका जॉब कार्ड डुप्लीकेट सिद्ध हो गया हो या आपने उस जॉब कार्ड को फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर बनाया हो या आपने जिस ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड बनाया है वह ग्राम पंचायत नगरीय निकाय का दर्जा प्राप्त कर चुका हो, तो इन परिस्थितियों में आपके जॉब कार्ड को रद्द किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में हमको रखनी है। नियमित रूप से रोजगार की मांग न किए जाने के आधार पर कभी भी जॉब कार्ड को रद्द नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि आपने ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया, 15 दिनों के भीतर आपको ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जारी किया गया, लेकिन आपने रोजगार की मांग नहीं की, तो रोजगार की मांग न किए जाने के आधार पर कभी भी जॉब कार्ड रद्द नहीं होता। जॉब कार्ड निरस्त करने का अधिकार किसको है? जॉब कार्ड बनाने का अधिकार तो ग्राम पंचायत को है। ग्राम पंचायत में आप आवेदन करेंगे, वहाँ पर आपको पूरे परिवार का विवरण देंगे तो ग्राम पंचायत द्वारा आपके लिए जॉब कार्ड जारी किया जाता है। तो सीधी सी बात है, इसको निरस्त करने का अधिकार भी किसको है? ग्राम पंचायत को है। लेकिन इसके लिए कार्यक्रम अधिकारी की जांच आवश्यक है। जॉब कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने या जॉब कार्ड निरस्त करने किए जाने किसी भी प्रकार की कार्यवाही को ग्राम सभा में सार्वजनिक किया जाता है और इसकी सूचना कार्यक्रम अधिकारी को दी जाती है। कोई कार्य के लिए कैसे आवेदन कर सकता है? यदि किसी ग्राम पंचायत में किसी व्यक्ति या परिवार के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जारी किया गया है तो वह इस योजना के तहत कार्य की मांग कर सकता है। तो पंजीकृत व्यक्ति जिसके पास जॉब कार्ड है वह लिखित या मौखिक रूप से अकेले या सामूहिक रूप से खंड स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी को संबोधित कर एक आवेदन लिखेगा और रोजगार की मांग कर सकता है। इस योजना के तहत कार्य उपलब्ध कराने हेतु न्यूनतम 10 श्रमिक होने चाहिए। जब न्यूनतम 10 श्रमिक हो जाते हैं तब नए कार्य का आरंभ शुरू कर दिया जाता है। व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति कब होगी? आपने इस योजना के तहत रोजगार हेतु, कार्य हेतु आवेदन किया तो आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। रोजगार की उपलब्धता पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर दी जाती है, क्योंकि जब कभी भी आवेदन किया जाता है तब न्यूनतम 10 श्रमिक होते ही कार्य का आरंभ कर दिया जाता है। इसीलिए रोजगार की उपलब्धता पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर दी जाती है तथा यह जो काम होता है
उसके निवास स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाता है। यदि किसी कारणवश जॉब कार्डधारी व्यक्ति को 5 किलोमीटर से दूर रोजगार दिया जाता है, तब उस परिस्थिति में संबंधित व्यक्ति या परिवार को परिवहन व आजीविका में 10% अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाती है। रोजगार का आवंटन कौन करता है? तो ग्राम पंचायत करती है या कार्यक्रम अधिकारी करता है। कोई व्यक्ति कैसे जान सकेगा कि रोजगार दिया गया है? आपने रोजगार के लिए आवेदन किया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको रोजगार दिया गया है? तो आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आपको क्या कार्य दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है और कब दिया गया है, इस सभी चीज़ों की जानकारी ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत सूचना बोर्ड पर चस्पा कर दी जाती है। कार्य प्रारंभ होने पर क्या होगा? कार्य प्रारंभ होने के पूर्व सभी कर्मकारों को कार्य व कार्य की प्रकृति के बारे में अच्छे से समझा दिया जाता है और उन्हें कार्य दिया जाता है। इसके लिए कार्यस्थल पर स्वीकृति आदेश की एक प्रति उपलब्ध रहती है। साथ ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए प्रत्येक कार्य की माप पुस्तिका एवं मास्टर रोल रखा जाता है। श्रमिकों को कार्यस्थल पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? तो श्रमिकों को कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि कार्य के दौरान उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, विश्राम के लिए छाया की व्यवस्था या आकस्मिक दुर्घटना के दौरान फर्स्ट एड किट प्राथमिक चिकित्सा उपचार की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि गंभीर रूप से घायल हो गए हों तो उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। कार्यस्थल पर 5 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की संख्या जो है आपका 5 या उससे अधिक हो तो उनकी देखरेख हेतु एक महिला मजदूर को रखा जाता है और उस महिला मजदूर को मजदूरी दर का भुगतान किया जाता है। कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों के लिए क्या प्रावधान है? तो दुर्घटना की स्थिति में कोई मजदूर कार्यस्थल पर घायल हो जाता है तो वह उसका निःशुल्क इलाज कराया जाता है और यदि उसे किसी कारणवश अस्पताल में भर्ती करना पड़ता हो तो घायल व्यक्ति को प्रतिदिन कुल मजदूरी राशि का 50% भुगतान भी किया जाता है। कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण यदि किसी पंजीकृत मजदूर की स्थायी विकलांगता या मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस को संबंधित संस्था द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। नियोजित व्यक्ति के साथ आने वाले बच्चों को यदि दुर्घटना के कारण चोट लगती है तो उनकी चिकित्सा भी निःशुल्क कराई जाती है। यदि दुर्घटना के कारण बच्चों की मृत्यु या विकलांगता हो जाती है तो इस मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि अभिभावकों को प्रदान की जाती है। यदि आपने मनरेगा योजना के तहत रोजगार की मांग की है और आपको रोजगार नहीं दिया गया, उस परिस्थिति में आपको बेरोजगारी भत्ता पाने का भी अधिकार मनरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मिलता है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 20 दिसंबर 2013 से आपका बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है या प्रदान किया जाता है। आप बेरोजगारी भत्ते के लिए कहाँ पर आवेदन करेंगे? तो ग्राम पंचायत में। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो अब अपने स्थानीय निकाय पर ग्राम पंचायत स्तर पर आपका बेरोजगारी भत्ते का आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आपको जॉब कार्ड बनाना है ग्राम पंचायत में आप आवेदन कर सकते हैं। आपको रोज़गार की मांग कर रहे हैं
ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको रोज़गार नहीं मिला है तो आप बेरोज़गारी भत्ता के लिए भी ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। इस बेरोज़गारी भत्ता को स्वीकृत करने वाला अधिकारी होता है जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी। यदि आवेदक ने रोज़गार की मांग किया हो और उसको 15 दिनों के भीतर रोज़गार ना दिया गया हो तो उसको 16वें दिन से 1 महीने के लिए 25% दैनिक मजदूरी दर का 25% बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान है तथा 1 महीना के उपरांत उसे दैनिक मजदूरी दर के 50% बेरोज़गारी भत्ता का प्रावधान है। मातृत्व भत्ता। मातृत्व भत्ता के रूप में 1 महीने की मजदूरी का प्रावधान है, बशर्ते महिला द्वारा विगत 12 माह में न्यूनतम 50 दिन का कार्य किया गया हो। बेरोज़गारी भत्ता किन कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है? यदि आपने ग्राम पंचायत से रोज़गार की मांग की हो और 15 दिनों के भीतर आपको रोज़गार ना दिया जाए तो आप ग्राम पंचायत में बेरोज़गारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसको स्वीकृत करने का दायित्व होता है या स्वीकृत करने वाला अधिकारी होता है जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी। वह आपके ग्राम पंचायत में आवेदन किए गए बेरोज़गारी भत्ते की मांग को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। तो अस्वीकृत करने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला है यदि आप कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं, कार्य बताए जाने पर 15 दिनों के भीतर कार्यस्थल पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, लगातार 7 दिन से अधिक समय पर कार्य नहीं आते हैं या बिना पूर्वानुमति के 1 माह में 1 सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहते हैं, तो उपरोक्त परिस्थितियों में आप 3 माह की अवधि के लिए बेरोज़गारी भत्ते का दावा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप किसी भी परिस्थिति में रोज़गार मांगने के लिए आप पात्र होंगे। एक व्यक्ति को वर्ष में कितने दिन का रोज़गार दिया जाता है? तो एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिनों का रोज़गार दिया जाता है और उसे परिवार के सभी वयस्कों के मध्य विभाजित किया जाता है। कार्य की अवधि लगातार 14 दिन होगी, किंतु सप्ताह में 6 से अधिक नहीं होगी। महिलाओं को रोज़गार में प्राथमिकता दिया जाएगा तथा उनकी 1/3 भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मजदूरी का जो भुगतान होता है वह प्रति सप्ताह या किसी भी स्थिति में काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर बैंक या डाकघर की बचत खाते में किया जाता है। तो मजदूरी का जो भुगतान है वह प्रति सप्ताह या किसी भी स्थिति में काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर बैंक या डाकघर की बचत खाते में किया जाता है। नगद रूप में मजदूरी दर का भुगतान नहीं किया जाता। विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार की अनुमति से मजदूरी दर का भुगतान आपका नगद रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ जो आईएपी ज़िले हैं, जैसे कि सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में आवश्यकता अनुसार नगद मजदूरी की भुगतान का प्रावधान है। जिनके आधार कार्ड हैं उन्हें अविलंब भुगतान हेतु डीबीटी के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष मजदूरी दर निर्धारित किया जाता है और राज्य सरकार चाहे तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अलावा उसमें अतिरिक्त व्यय जोड़कर मजदूरी प्रदान कर सकती है, बशर्ते केंद्र द्वारा निर्धारित रोजगार से यदि आप अधिक दिवस का रोजगार देते हैं तो उस अतिरिक्त दिनों के रोजगार व्यय का वहन राज्य सरकार को करना रहता है। यदि आपने कार्य किया, आपको मजदूरी दर का भुगतान प्रति हफ्ता किया जाता है या 15 दिनों के भीतर आपको
आपके मजदूरी दर का भुगतान आपके बैंक खाते में किया जाता है, इसका प्रावधान है आपका। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको मजदूरी का भुगतान आपको 15 दिनों के भीतर नहीं किया गया है या उचित समय में आपको मजदूरी दर प्रदान नहीं की गई है, उस परिस्थिति में आपको इस योजना के तहत मुआवजे का भी प्रावधान रखा गया है वर्ष 2013 से। यदि 15 दिनों के भीतर आपकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है तो मजदूर को 16वें दिन से दैनिक मजदूरी दर के 0.05% की दर से मुआवजे का प्रावधान होगा। जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी को लंबित मजदूरी भुगतान की गणना एवं अनुशंसा की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होते हैं जिला कार्यक्रम समन्वयक। कहने का तात्पर्य है कि लंबित मजदूरी भुगतान की गणना एवं अनुशंसा की जिम्मेदारी जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी होती है। किसी कारणवश या ज़रूरत पड़ने पर अंतिम रूप से उत्तरदायी अधिकारी होता है जिला कार्यक्रम समन्वयक। वैसे तो जिला कार्यक्रम समन्वयक आपका कलेक्टर होता है, जबकि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत सीईओ होता है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। प्राकृतिक आपदा या ऐसी परिस्थितियां जो नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर मुआवजे का प्रावधान नहीं होता। मनरेगा में किस प्रकार का कार्य दिया जाता है? तो मनरेगा में स्थायी संपत्तियों के सृजन पर आपका ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन से संबंधित लोक निर्माण, दुर्बल वर्ग के लिए आस्तियों का निर्माण, NRLM एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अधोसंरचना, ग्रामीण अधोसंरचना, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। मनरेगा का जो कार्य होता है वह ठेकेदारों के माध्यम से संचालित नहीं होता, ना ही मशीनों के माध्यम से होता है। विशेष परिस्थितियों में आप मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इसमें मशीनों का प्रयोग वर्जित रहता है। कार्यों के निष्पादन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिश के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में शुरू किए जाने वाले कार्यों की पहचान करेगा और इन कार्यों के निष्पादन व पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी रहता है। कौन? ग्राम पंचायत। मनरेगा अधिनियम के तहत शामिल क्रियाकलाप क्या क्या कार्य, किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो जल संरक्षण व जल संग्रहण, सूखा बचाव, वन रोपण, वृक्षारोपण, सिंचाई नहरों के साथ सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य, SC/ST समुदाय की भूमि या भूमि सुधार के लाभ की भूमि या आवास योजना के लाभ होगी परिवार के सदस्यों की भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था, परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं प्रभावित क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था, 12मासी सड़क की सुविधा, सड़क निर्माण में जहाँ कभी आवश्यक हो वहाँ पर पुलिया का निर्माण करना, राज्य सरकार से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कार्य करना। आप मनरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या www.manrega.cg.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ई-मास्टर रोल, पारदर्शिता हेतु ई-मास्टर रोल का प्रयोग किया जाता है। यह मास्टर रोल की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है जिसका उद्देश्य मास्टर रोल की डिजिटल कॉपी रखना और डाटा में हेरी फेरी को रोकना होता है। सामाजिक अंकेक्षण, मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 17 में सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख है। मनरेगा के कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 लागू है। मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों का अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण प्रति 6 माह में किया जाता है, अर्थात वर्ष में न्यूनतम 2 बार अनिवार्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना निर्धारित किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015।
भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता हेतु राज्य में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। मनरेगा की धारा 27 के तहत योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए राज्य में 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है। राज्य के सभी 33 जिलों को 17 प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा गया है। लोकपाल द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील करने हेतु राज्य स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण भी बनाया गया है। राज्य रोजगार गारंटी परिषद अधिनियम की धारा 12 के तहत राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है। परिषद में शासकीय सदस्यों के अतिरिक्त 6 अतिरिक्त शासकीय सदस्यों को नामांकित किया गया है। परिषद के नामांकित सदस्यों में न्यूनतम 1/3 महिला सदस्य होते हैं। यह परिषद राज्य स्तर परियोजना की क्रियान्वयन हेतु सर्वोच्च संस्था है। राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की सचिव स्तरीय समिति का गठन किया जाता है। राज्य स्तर पर आयुक्त एवं अपर आयुक्त की नियुक्ति रहती है। जिला स्तर पर आपका जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर होता है। अतिरिक्त इसकी सहायता के लिए अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीओ होता है। विकास खंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी होता है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की जाती है। BFT बेयर फूड टेक्नीशियन, इस प्रणाली के अंतर्गत बेयर फूड टेक्नीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण देकर उनसे काम लिया जाता है, जो कि कार्यों का चिन्हांकन कर लेआउट करते हैं, कार्यों की माप करते हैं एवं उन्हें माप पुस्तिका में दर्ज करते हैं। BFT चयन के लिए पात्रता क्या होती है तो संबंधित व्यक्ति को न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए और उसका नाम परिवार के जॉब कार्ड में होना चाहिए। वह सक्रिय कामगार परिवार में से एक होना चाहिए। वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं विगत 2 वित्तीय वर्ष में कार्य किया हुआ होना चाहिए। जन मनरेगा ऐप भारत सरकार द्वारा आम लोगों के लिए मनरेगा की मूलभूत जानकारी एवं इसके अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे देश भर के आम लोग इस ऐप में देख सकते हैं। नाम है जन मनरेगा ऐप। जियो मनरेगा योजना की बेहतरीन क्रियान्वयन, निगरानी और पारदर्शिता के लिए वर्ष 2016-17 में जियो मनरेगा नामक पहल शुरू की गई, जिसमें मनरेगा के तहत अर्जित की गई सभी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक 5.20 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों को जियो टैग करके पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत आपका सामग्री घटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान 75:25 है। योजना अंतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री मद में राशि का अनुपात 60:40 है। सिक्योर सॉफ्टवेयर का एस्टीमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसे विशेष रूप से मनरेगा कार्यों के अनुमान हेतु बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपके सभी फैक्ट हैं मनरेगा से संबंधित।